अब मैं जो बात करूंगा उसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शिक्षा अधिकार, जो मैं शिक्षा अधिकार अधिनियम के यहाँ पर लिख देता हूँ लाभ एवं विशेषताओं के बारे में बात करता हूँ। विशेषताएं क्या होंगी, कोई बताएगा? लाभ, देखिए जब शिक्षा अधिकार अधिनियम के लाभ और विशेषताओं की अगर मैं बारे में बात करूं तो अलग अलग चीजें हमारे सामने समक्ष आती हैं। जिसे हम राइट टू एजुकेशन को संसद द्वारा कब लागू किया गया था, बताइए? 4 अगस्त 2009 को। ये क्या किया गया था, पास हुआ था या फेल हुआ था वहां से? सर पारित हुआ था ना वहां से। हाँ, तो ये पारित हुआ था। तो शिक्षा के अधिकार को हमने कहा कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो था, ये तमाम संपूर्ण देश में बच्चों को किस रूप में शिक्षा देने की बात की जा रही थी? इसमें निःशुल्क शिक्षा देने की यहां पर बात की गई थी। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में 14 से 6 वर्ष या 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात हुई थी। और जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि समवर्ती सूची का ये विषय रख दिया गया था, जिसमें आपके भारतीय शिक्षा के अंतर्गत आपने जैसे कहा कि राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को यहाँ पर कानून बनाने की क्या होती है, अधिकार होता है, तो ये इस अधिकार के अंतर्गत यहाँ पर बनाए। आपको एक चीज बताऊंगा, इसको यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1990, एक डेट दे रहा हूं, 1990 में एक राम मूर्ति समिति थी, राम मूर्ति समिति, याद रखना इस चीज को, कभी क्वेश्चन बनेगा। 1990 में राम मूर्ति समिति की एक रिपोर्ट आई थी। वो रिपोर्ट क्या कहती थी, उसमें जो कहा गया था रिपोर्ट में भी शिक्षा के अधिकार की प्रथम, जो अगर मैं कहूं ऑफिशियली डॉक्यूमेंट के रूप में इसे माना जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिक्षा के अधिकार की जो प्रथम ऑफिशियली डॉक्यूमेंट के रूप में अगर कहें, जो कार्यालय अभिलेख के रूप में जिसे माना जाता है, वो किस चीज को माना जाता है, क्वेश्चन बनेगा। तो इतना गहराई से बता रहा हूं तो याद रखिएगा, 1990 में राम मूर्ति समिति का गठन किया गया था। एक रिपोर्ट इसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी जिसमें शिक्षा के अधिकार के बारे में बात की गई थी, जिसे हम कार्यालय अभिलेख हम कहते हैं, प्रथम कार्यालय अभिलेख, जिसे हम इंग्लिश में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के रूप में भी हम जानते हैं। डॉक्यूमेंट ये था, इसमें शिक्षा के अधिकार अधिनियम के बारे में भी चर्चा हुई थी, इसमें कहा गया था। और जो हमने कहा कि 4 अगस्त 2009 को जो संशोधित किया गया था आरटी एक्ट में, जिस राज्य को छोड़ दिया गया था वो कौन सा राज्य था? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को छोड़कर, और 1 अप्रैल 2010 में देश के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में इसको लागू कर दिया गया। और जो ये अधिनियम था इसको मौलिक अधिकार में सम्मिलित कर दिया गया, मौलिक अधिकार के रूप में इसे प्रदान किया जाएगा, ऐसा कहा गया था। एक हमारा देश में एक हमारा जो देश का जो नाम, अगर मैं कहूं कि अभी आपको मैंने बताया था जो शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी श्रेणी में आता है, 135 है। हाँ 135वें देशों की श्रेणी में ये आता है। बहुत ज्यादा अगर लगा लो कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कितने पीछे हैं। और इस अधिनियम के अंतर्गत अगर मैं बात करूं, बहुत सी ऐसी जानकारियों को साझा किया जाता है, जैसे आपकी केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के आधार पर, जिसमें वित्तीय लेन देन होता है। वित्त की जितनी भी जिम्मेदारी होगी वित्त से संबंधित, वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की होगी। और इसमें आरटी एक्ट 2009 की अगर मैं बात करूं, इसके तहत क्या कहते हैं, यदि कोई बच्चा, मैं बात कर रहा हूं फिर ध्यान में रखे, यदि कोई बच्चा, यदि वो दिव्यांग है, जो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने नहीं जा सकता है, या कहें विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने जाता है, तो इस अधिनियम के तहत बच्चों की उम्र क्या होनी चाहिए, 14 से 18 तक इसको बढ़ाया जाएगा। कितने तक बढ़ाया जाएगा बताइए? 14 से 18। ये किसके लिए, बढ़ाया जाएगा उसको। किसके लिए था ये? दिव्यांग बच्चे थे जो। दिव्यांग बच्चा किसे कहते हैं? जिनके
हाथ या पैर या शरीर में कहीं पर भी कोई विकार हो। तो उन्हें दिव्यांग कहा जाता। तो हमने क्या कहा था, इसके अंतर्गत कितने साल से कितने साल के बच्चों को रखा गया था बताओ? 6 से 14। 614 रखा था। हमने यहाँ पर कह दिया था कि 14 थी। तो जो दिव्यांग होंगे उनको 14 से बढ़ाकर 4 साल का एक्स्ट्रा यहाँ पर दिया गया, 18 साल तक, 18 वर्ष तक इसको बढ़ा दिया गया। और आरटी एक्ट के 2009 के अंतर्गत आप किसी भी बच्चे को मानसिक उत्पीड़न या कहें शारीरिक दंड, जो हम आजकल नहीं दे सकते हैं, अगर आप ऐसा करते हो तो ये एक अपराध होगा, ये अपराध की श्रेणी में रखा गया। तब से आपने देखा होगा, पहले से हमारे गुरुजी हमें बहुत ज्यादा कटेल दिया करते थे, बहुत ज्यादा छूट दिया करते थे। अब कोई बच्चे को हाथ तक नहीं लगाता है। कोई लगाता है? जी सर। अगर लगाएगा तो क्या होगा? आरती तो शिक्षक पर कार्रवाई होगी। हाँ, लेने के देने पड़ जाएंगे। शिक्षक कहाँ, जेल में पहुंच जाएगा, उसको उसमें क्या है, विभाग की कार्रवाई बैठ जाएगी। तो बच्चों को क्या किया जाएगा? डांटना भी नहीं ठहरा, मारना भी नहीं ठहरा। अगर आपसे अशब्द भी बोल रहा है तो तब भी नहीं मार सकते हो, क्योंकि नौकरी जो करनी है। तो ये तमाम चीजें इस एक्ट के अंतर्गत आ गई। कुछ एक्ट की कुछ खामियां भी हैं, कुछ बहुत ढेर सारी इसकी उपलब्धि भी है। और इस जो ये अधिनियम था, इसके अंतर्गत अगर मैं कहूँ, जितने भी आर्थिक रूप से जितने भी कमजोर जो बच्चे थे उनको विद्यालय में निःशुल्क रूप में या के मुक्त रूप में शिक्षा प्रदान की जाएगी। यदि कोई भी व्यक्ति या कोई स्कूल अगर इस तरीके से शिक्षा प्रदान नहीं करता है या उसके एवज में कुछ ऐसे पैसा लेता है या कुछ इस प्रकार से करता है, तो उसके विरुद्ध इसमें कार्रवाई करने का प्रावधान भी दिया गया है। यदि कोई स्कूल की बात कर रहा हूं या व्यक्ति पढ़ाने के स्थान पर शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का तहत अगर मैं कहूं आपसे किसी भी प्रकार से फीस लेता है, तो इस स्थिति में उसे क्या किया जाए, दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो विद्यालय को इसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, 10 गुना फीस यहां पर क्या किया जाएगा, देनी पड़ेगी। किस, देखिए कोई भी विद्यालय है या अथवा शिक्षक उसको रोकता है निःशुल्क शिक्षा देने से, या निःशुल्क शिक्षा की हम बात करें तो इसके अवैध में वो आपसे फीस महंगी फीस लेता है, तो विद्यालय पर कितना गुना जुर्माना लगाया जाएगा? 10 गुना। 10 गुना। आपका भी क्वेश्चन बनेगा कि 10 गुना जो फीस का जो भुगतान जो करना पड़ेगा वो किस आधार पर किया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हुई थी। जैसे पूर्व में भी मेरी चर्चा हेमा जी से हो रही थी। हेमा जी कह रही थी कि हम बहुत ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे हम उनको सही मानते हैं, मगर वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। हमारे अकॉर्डिंग वो सही है, अगर आप भी पढ़ोगे तो उसके अकॉर्डिंग सही होते हैं, तो वहां पर कुछ उसका उत्तर कुछ अलग होता है। तो इसलिए इन चीजों को बारीकी से पढ़ोगे तब जाके समझ में आएगा कि उत्तर क्या होना चाहिए। तो जब वो आपसे महंगी फीस लेता है तो इस कंडीशन में इस आरटी एक्ट के अंतर्गत दंड देने का प्रावधान भी यहाँ पर दिया गया है, और विद्यालय से इसमें 10 गुना फीस यहाँ पर क्या क्या है, वहन की जाएगी। याद रखिएगा। ठीक है, अब जो ये अधिनियम था इसके तहत क्या था, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक सुधार किया जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। शिक्षा में किस प्रकार से गुणवत्ता लाई जाएगी, और साथ ही जो स्कूल हैं, चाहे वो बेसिक स्कूल की बात करूं या माध्यमिक स्कूल की बात करूं, तो ये एक पैरामीटर पर इनको क्या रखा जाएगा, एक पैरामीटर फिक्स किया जाएगा कि किस प्रकार से गुणवत्ता लाई जानी है। ये पैरामीटर जब स्थापित किया जाएगा तो इसमें जो स्कूल को शिक्षा के क्षेत्र में जो मान्यता किस प्रकार से दी जाएगी, अगर शिक्षा अच्छी नहीं हो रही तो मान्यता रद्द हो जाएगी। किस प्रकार के मान्यता के क्षेत्र में इसको बढ़ाया जाए, शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी की जाए, ये तमाम चीजें शिक्षा के अंतर्गत जो विद्यालय का वातावरण है उसको
शिक्षाई वातावरण में किस प्रकार से कन्वर्ट करना है, ये तमाम चीजें इस पे रखी गई हैं। और जो भी आर्थिक रूप से जितने भी बच्चे कमजोर हैं, चाहे वो मलिन बस्तियों के हों या गरीबी बस्ती के हों या किसी भी क्षेत्र के बच्चे हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी समुदाय के हों, या गैर अल्पसंख्यक या कहें जो निजी गैर सरकारी प्राप्त जो विद्यालय होते हैं या उनमें पढ़ते हैं, यह शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत ये कहा गया था कि जब ये बच्चे इनका प्रवेश होगा तो इन बच्चों के लिए कितने प्रतिशत सीटें छोड़ने का प्रावधान रखा गया है, कितनी सीटें आरक्षित रखी जाएंगी, बताओ। हैं 25 सीटें आपकी क्या रखी जाएंगी, यहाँ पर आपको रिजर्व रख दी जाएंगी। जो भी ये गरीब बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, किसी भी उसमें हो, या वो गरीबी की स्थिति में जी रहे हों, ठीक है। और सरकार द्वारा जो किसी भी स्कूल की मान्यता को क्या किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है और उसको मान्यता दी भी जा सकती है। या फिर वो स्कूल चाहे सरकारी तौर पे हो या फिर प्राइवेट तौर पे हो। तो कहने का मतलब है कि जो ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, अगर इस स्थिति में अगर मैं बात करूं तो इसके अगर मानव मापदंड अगर पूरी तरीके से नहीं करता है, उनको सही तरीके से नहीं चलाता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो विद्यालय को कहीं ना कहीं दंडित किया जाएगा, विद्यालय को दंड देना पड़ेगा। और उसके भुगतान के रूप में जो विद्यालय को जो दंड देगा वो कितना देगा, पता है आपको, बताओ, है कुछ अनुमान? 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया क्या देगा, दंड के रूप में देगा। और अगर मैं बात करूं इसमें जो रुपये की जो धनराशि रखी गई है 1 लाख या फिर कहूं 10,000 रुपया, याद रखो 10,000 पर डे देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? 10,000 रुपये पर डे। हाँ, या तो 1 लाख रुपए का भुगतान होगा उसको दंड के रूप में उस कंडीशन में दिया जाएगा, या फिर 10,000 रुपये पर डे उसको देने होंगे। याद रखना, पर डे उसको देना होगा ही होगा। समझ में आ रहा है? तो ये 1,000 रुपये कितने समय तक देगा वो पर डे विद्यालय, जब तक 1 लाख नहीं हो जाता वो? हाँ, 10,000 रुपये हर दिन देगा। या तो 1 लाख रुपए की धनराशि एक मुश्त दे दे, वो फिर आए तो 10,000 रुपये पर डे के हिसाब से देगा। ठीक है, समझ में आ गया? 10,000 का? हाँ, 10,000 रुपये की बात कर रहा हूं। अब क्या पूछा जाएगा, अगर कोई विद्यालय अपने मानकानुसार कार्य नहीं करता है या वो तमाम चीजें इस प्रकार से करता है तो विद्यालय में कितना रुपए के दंड देने का प्रावधान है? तो 1 लाख रुपया। अगर प्रतिदिन की बात आएगी तो वो आपको 10,000 रुपया। ठीक है। अब देखिए, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अगर हम कुछ उद्देश्य के बारे में बात करें तो उद्देश्य किस प्रकार से होंगे? कोई उद्देश्य जानते हैं कि हम अगर कहें क्या उद्देश्य क्या होने चाहिए राइट टू एजुकेशन के, बताओ। चलिए आप लोग बताइए। खामोश मत रहो। किसी को नहीं आ रहा है? नहीं सर, नहीं सर। अगर बोल भी तो सकते हो। अगर आपने ऐसे करा तो मैं क्लास बंद करके चल दूंगा, याद रखना। नहीं, उसमें ये होगा कि थोड़ा सा ना, जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, जो गरीब हैं, सहाय हैं और मतलब कि शिक्षा नहीं ले सकते, उनके लिए मतलब कि प्रदान है कि उनका विकास हो सके और उनको फ्री में शिक्षा मिल सके और इससे देश का भी विकास होगा। शिक्षा में बढ़ोतरी होगी और हम और भी काफी सारी चीजें हैं सर। देखिए, राइट टू एजुकेशन के उद्देश्य की अगर बात करूं तो इसमें क्या होगा, बच्चों के लिए केंद्रीय शिक्षा प्रणाली जो शुरुआत की गई थी, जिसे RT 2009 के अंतर्गत इसे रखा गया है। और शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसे नियम भी हैं जो अध्यापक स्कूल में पढ़ाएंगे वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है?
आप सोच रहे हो कि सर भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जो अध्यापक स्कूल में पढ़ाएंगे, ये एक्ट के अंतर्गत दिया गया है 2009 में, वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है? और शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अगर मैं बात करूं, कोई भी बच्चा अगर विकलांग है तो वो स्कूल में जब पढ़ने जाएगा तो उसके लिए आयु क्या निर्धारित होगी? सर 6 से 18। 14 वर्ष से 18 वर्ष उसको बढ़ा दी जाएगी, 14 से 18 वर्ष कर दी जाएगी। हाँ, ये याद रखिएगा, 6 तो होगा ही। और साथ ही अगर मैं बात करूं, जो शिक्षा अधिकार 2009 जो था, इसके अंतर्गत आप किसी भी बच्चे को, मैंने आपसे पूर्व में कहा कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से किसी भी तरीके से उसको तनाव नहीं दोगे और उसको ना ही आप दंडित कर सकते। इसके मेन उद्देश्यों के बारे में बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। और इसके अंतर्गत शिक्षा का अधिकार जो नियम है 2009, इसके लिए जो पारित किया गया था, ताकि जो देश के प्रत्येक क्षेत्र में जो आपके 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, जो असंगठित हैं, जो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उसको इस अधिकार के अंतर्गत या इस अधिनियम के अंतर्गत उन्हें मुफ्त रूप में शिक्षा दी जाएगी और वो कहीं ना कहीं अपने जीवन को यापन कर सकें। ऐसा उनको सशक्त विकसित करना है, जिससे कि वो अपने उस गरीबी के जीवन से ऊपर उठकर अपने जीवन को विकसित कर सकें। तो ये इसका उद्देश्य रहा। जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण जो बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे, उनको कहीं ना कहीं शिक्षित होने का मौका जो नहीं मिल पाया पूर्व में, इस एक्ट के माध्यम से वो बच्चा अपनी जो स्कूली शिक्षा है, कहीं ना कहीं उस स्कूली शिक्षा को सार्थक रूप में पूर्ण रूप से वो कर सकता है। और आपको बता दूं एक चीज और, जो ये नियम था, इसके तहत कोई भी जो स्कूल में बच्चे के जो माता पिता हैं, वो जो माता पिता से कोई भी किसी भी प्रकार का इंटरव्यू ले सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब समझ में आ रहा है? कहने का मतलब आप समझ पा रहे हो? यदि मेरा बच्चा, अगर मेरा बच्चा किसी विद्यालय में जा रहा है, तो मेरे को इस एक्ट के तहत इतना अधिकार है, मैं किसी का भी कभी किसी रूप में इंटरव्यू ले सकता हूँ। अगर कोई शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है, मेरे क्लास में जाने का अधिकार है, मैं क्लास में जाकर उस शिक्षक से पूछ सकता हूँ कि तुम ये गलत पढ़ा रहा है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर वो स्कूल इस प्रकार से नहीं करता है, अगर वो माता पिता को किसी भी प्रकार से ये चीज प्राइवेट स्कूलों में लागू नहीं होगी ना, ये खाली सरकारी गवर्नमेंट में लागू होगी। क्यों होंगी? वो एक्ट पूरे भारत में एक है, एक्ट के तहत ये तो प्राइवेट वाले तो नंबर तक नहीं देते हैं, टीचरों के घुसने तक नहीं देते क्लास में। तो आप जागरूक नहीं है ना, फिर इसलिए आप उस एक्ट को दिखाओ, उनकी हवा टाइट हो जाएगी। जब किसी को, यही तो अज्ञानता का वो है, आप एक्ट बताओगे ना, एक्ट के आधार पे, इस एक्ट के आधार पे ये होता है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। मैंने कहा ना कि जो ये अधिनियम है, इसके तहत कोई भी स्कूल, मैं कोई भी स्कूल की बात कर रहा हूँ, कोई भी स्कूल, जो बच्चे के जो माता पिता हैं से किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू ले सकते हैं। अगर उस स्कूल को अगर ये नहीं करता है तो उसको दंड का भी प्रावधान किया गया है, और अगर ऐसा नहीं करता है तो उसे 25,000 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। याद रख रहे हो? जी सर। और तो और जब भुगतान करता है, भुगतान करने पर जो विद्यालय अगर पुनः उसी प्रकार की अगर गलती करता है, तो याद रखिएगा, जब मान लीजिए भुगतान कर दिया उसने 25,000 रुपए का, तो फिर जाके उसी प्रकार की हरकतें वो करता है, तो उस पर दोबारा जुर्माना ठोका जाएगा। कितना? उसका सीधा डबल कर दिया जाएगा, 25 से 50 कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो ये अधिनियम है, इसके तहत बच्चे विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी पढ़ाई का जो पूरी जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार की होगी, और साथ ही केंद्र सरकार द्वारा उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। जब मैं कह रहा हूँ फ्री
ऑफ एजुकेशन की बात करें, राइट टू एजुकेशन की अगर बात करते हैं, तो उसका संपूर्ण खर्च वो कहीं पर भी किसी भी राज्य का हो, तो जो ये एक्ट है भारत सरकार द्वारा जो बनाया गया, तो इसमें इसका संचालित यही कर रही है, विभाग यही है, तो इसका जितना भी खर्चा होगा संपूर्ण रूप से केंद्र सरकार उठाएगी। आपको पता होगा जो शिक्षा अभियान के तहत बहुत अधिक पैसा आता है, समग्र शिक्षा हम जिसे बोलते हैं, बहुत अधिक पैसा आता है, उसमें ये तमाम चीजें हैं। अब देखिए, याद रखना, मैं महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट की अगर मैं बात करूं, उसके अंतर्गत जो अध्याय कितने अध्याय हैं? देखिए, RET एक्ट के जो एक्ट है 2009, इसके अंतर्गत जो कुल अध्याय कितने हैं? अध्याय कितने बताइए जल्दी। 38 सुबह अध्याय की 7 7 अध्याय हैं। 7 अध्याय हैं। 7 अध्याय में इसको बांटा गया है। पहला अध्याय क्या है? देखिए, इसमें 1 से लेकर अध्याय 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 होंगे। तो पहला अध्याय जो आता है उसको आप लिख सकते ही हैं। जो पहला अध्याय आता है वो प्रारंभिक आता है। पहला अध्याय प्रारंभिक है। दूसरा जो अधिकार है वो बालक का शिक्षा का अधिकार है। देखिए, प्रारंभिक, पहला जो प्रथम है वो प्रारंभिक है। प्रारंभिक जो अध्याय 2 है, अध्याय 2 है वो क्या है? जो बालक का शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार है, ध्यान में रख रहे हो। अध्याय 3 कौन सा होगा? इसमें क्या होगा? जितने में समुचित सरकार स्थानीय जो प्राधिकारिक माता पिता के कर्तव्यों को बोध कराएगा। जो चौथा होगा वो विद्यालय में शिक्षकों के कार्यों का दायित्व और उनके अधिकारों के बारे में चर्चा होती है। जो 5वां अधिकार होगा वो प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होगा। जो कहने का मतलब है, जो 5वां अध्याय जो रखा है प्रारंभिक शिक्षा और उसका पाठ्यक्रम। जो छठा है, छठे अध्याय में शिक्षा अधिकार का संरक्षण कैसे किया जाएगा। जो 7वां है, 7वां अधिकार आपका विस्तार, जिसे प्रकीर्णन कहा जाता है, प्रकीर्ण कहा जाता है। तो ये 7 अलग अलग अध्यायों में क्या बांटा गया है, आपके राइट टू एजुकेशन एक्ट के लेसन्स को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इतने में इनको अलग अलग तरीके से रख दिया है। समझ में आ गया? जी सर। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के कुछ अनुच्छेद हैं। अगर उन अनुच्छेदों के बारे में अगर हम बात करें 2009 में कि अनुच्छेद आपको किस प्रकार से पता होने चाहिए कि जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है 2009, उसके जो उप अधिकार ये कहें, उपधाराएं जिसे हम बोलते हैं, उनका उल्लेख किस प्रकार से किया गया है। बालक का निःशुल्क जो शिक्षा का अधिकार है, प्रवेश नहीं दिए जाने पर बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं किए जाने का प्रावधान अलग अलग तरीके से लिखा गया। माता पिता का कर्तव्य किस प्रकार से, समुचित सरकार का किस तरीके से कर्तव्य हो गया, विद्यालय में किस प्रकार से स्थानांतरण किया जाएगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो अधिनियम उपनियम है वो किस प्रकार से होंगे। 3 वर्ष के भीतर बुनियादी ढांचा जो तैयार करना होगा और निर्धारित समय में विद्यालय को तैयार करना होगा। कहने का मतलब है, जब कोई विद्यालय का प्रारंभिक विद्यालय का अगर बना रहे हो तो 3 वर्ष का वो समय दिया जाता है, उसको बुनियाद से तैयार करके 3 साल के अंदर वो विद्यालय तैयार हो जाना चाहिए। जितने भी शिक्षकों के पद हैं वो भर जाने चाहिए। प्रवेश जो हम छात्रों को जो प्रवेश देते हैं उनके लिए एक आयु निर्धारित होना चाहिए। जो दुर्बल, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर जो बच्चे हैं उनके लिए हमने कहा जो रिजर्व सीटें जो रखनी चाहिए वो 25% यहाँ पर आरक्षण देने का प्रावधान किया है। प्राइवेट ट्यूशन शिक्षण नहीं करेगा। प्रवेश के लिए किसी भी व्यक्ति को जो 30 बच्चों की अनुमति होनी चाहिए, 30 बच्चे होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति का जो 30 रूप से ये प्रावधान रखा गया था
शिक्षकों को अगर मैं कहूँ जैसे जनगणना हो गया, आपकी जैसे आपदा है या चुनाव ड्यूटी है या जितनी भी गैर परियोजनाएं होती हैं, ये तमाम अलग अलग गतिविधियों में इस एक्ट के अंतर्गत ये कहा गया है कि शिक्षक इनमें कार्य नहीं करेगा। और जो बालक है, बालक की जो प्रारंभिक जो समय है, जो विहित जिसे हम समय कहते हैं, वो 6 माह से वो प्रवेश ले सकता है। ठीक है, याद रखिएगा पाठ्यक्रम का मूल्यांकन कैसे होना चाहिए और जो परीक्षा का फल कैसे होना चाहिए, प्रमाण पत्र कैसे होना चाहिए, मान्यता प्रमाण पत्र होने चाहिए, विद्यालय मान्यता होना चाहिए विद्यालय को, बच्चों को शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर कौन करेगा, जनपद स्तर से करेगा या ब्लॉक स्तर से करेगा, विद्यालय में जो मानक हैं उनको पूरी तरीके से होना चाहिए, जो अनुसूचियाँ हैं उनका संशोधन करने के लिए किस प्रकार से होनी चाहिए, जो शिकायतें हैं उन शिकायतों को 3 महीने के अंदर दूर कर देना चाहिए। और ये तमाम चीज़ें किस प्रकार से राष्ट्रीय सलाहकार होने चाहिए, राज्य सलाहकार शिक्षकों के लिए किस प्रकार से योग्यताएं होनी चाहिए, शर्तें होनी चाहिए, छात्र का अनुपात क्या होना चाहिए, जो दिशा निर्देश किस प्रकार से जारी किए जाने चाहिए, और शिक्षकों के कर्तव्य हैं या उनकी जो शिकायतों को किस प्रकार से दूर किया जाएगा। किसी विद्यालय में अगर बच्चों द्वारा किसी भी कक्षा में प्रवेश लेने से किसी को रोका नहीं जाएगा और बच्चे को किसी भी प्रकार से विद्यालय से निकाला नहीं जाएगा। ये जितने भी ये तमाम ये नियम हैं, नियमों के तहत विद्यालय चलते हैं। समझ में आ रहा है? जी सर। तो इससे आगे का टॉपिक हम कल दूसरे वीडियो बनाएंगे। राइट टू एजुकेशन हम कल पूरा समाप्त कर देंगे। ठीक है जी सर। हेमा जी, समझ में आ रहा है? जी सर। या- क्या था इसका? हाँ, इसमें जो तीसरा अध्याय था ना, वो क्या था? तीसरा अध्याय हाँ। आपने नहीं लिखा? नहीं सर, नहीं दिख रहा है। मैं मोबाइल ज्यादा देख भी नहीं सकती, थोड़ी ना सर में और आंखों में प्रॉब्लम है। अच्छा, देखिए जो पहला जो था, पहला कौन सा था? प्रारंभिक था। फिर दूसरा कौन सा था? बालक का ये लिख दिया था। जो दिया था। जो तीसरा था वो जो लिख दी, हाँ ये लिखो, जो समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकार, लिखे समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, माता पिता के कर्तव्य। फिर से बोल रहा हूं, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, माता पिता के कर्तव्य। लिख लिया? जी सर। लिख लिया सर। चलिए अब कल मिलते हैं, कल इसे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है? जी सर। चलिए, गुड नाइट आप सभी को। थैंक यू सर।